हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरी जानकारी सीरीज में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाई वाजंट जापान कॉलोनाइज्ड, यानी जापान का कॉलोनाइजेशन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, हिस्ट्री के जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं आज, इस सेक्शन के दौरान आप देखोगे कि यूरोप के बहुत सारे देश अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अपने पॉलिटिकल पावर्स को जो है वो एक्सपांड कर रहे थे, उनको सब्जिगेट कर रहे थे, वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस के लिए। तो ईस्ट एशिया में एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जापान, जिसके दरवाजे में कॉलोनाइजेशन आया। और ऐसा नहीं था कि ये अनटच्ड रहा कॉलोनाइजेशन से, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को इतने बेहतर तरीके से रिवाइव किया कि कॉलोनाइज होने के बजाय इसने दूसरे देशों को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। सो कहानी शुरू होती है 1543 में, जब पहली बार पोर्तुगीज शिप जापान के निपोनीज नाम के शहर में एंकर हुआ। वहाँ से आप देखोगे कि पोर्तुगीज और जापानीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस शुरू हुए। ये ट्रेड रिलेशंस चलते रहे, लेकिन आप कहते हैं ग्रीडी यूरोपियन, ठीक है, यही शब्द सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो अपने धर्म को स्प्रेड करने, अपनी इकोनॉमिक नीड्स और ग्रीड्स को फुलफिल करने में ज़्यादा था। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था, या मैं कहूँ कि व्यापार के साथ में इन्होंने और चीज़ों पर भी ध्यान दिया। पहली चीज़ थी रिलीजन, पोर्तुगीज़ लोगों ने पहली चीज़ थी रिलीजन, और दूसरी चीज़ थी स्लेव ट्रेड। बड़े पैमाने पर जापानीज लोगों को स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व किया गया, और रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड किया गया, जो जापानीज को अच्छा नहीं लगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था जापान में, जिसका नाम था तोयोटोमी हिदेयाशु। इसने इन पोर्तुगीज़ को वार्न किया कि देखिए, आप लोग ये मत कीजिए, सारा बाकी सब कुछ ठीक है बट ये सारे काम मत कीजिए, आप लोग यहाँ पर ये जो स्लेव ट्रेड है और जो रिलीजन को स्प्रेड कर रहे हैं ये मत कीजिए। बात तो कही गई हिदेयाशु के द्वारा, लेकिन फुलफिल नहीं की गई पोर्तुगीज़ के थ्रू। आगे जाकर जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम में जो उस समय हेड था, उसको समझ में आ गया। उस समय शोगुन करके एक डेजिग्नेशन हुआ करता था जापान में। शोगुन क्या होते थे? राजा के नीचे काम करने वाले, एक ऐसे आप कह दें कि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती थी जिसके पास राजा की सारी पावर होती थी। क्योंकि वहाँ पर जो राजा होता था, एम्परर होता था, वो सिर्फ एक तरीके से सेरेमोनियल डेजिग्नेशन था, वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था। तो जो वहाँ पे शोगुन थे, वो इस बात को समझ गए कि अब हमारे ऊपर भी वही खतरा मंडरा रहा है जो दुनिया के बाकी देशों में हुआ, यानी कि हम भी कॉलोनाइज हो सकते हैं। जापान ने अपने आप को अलर्ट कर लिया। 1613 में उस समय बड़े पैमाने पर क्रिश्चियंस को वहाँ पे परसिक्यूट किया गया, और जो रिलीजियस कन्वर्जन्स थे इनको ख़त्म किया गया। इसके साथ साथ जापान ने मॉडर्नाइजेशन भी करना शुरू किया। पुर्तगीज़ जब ट्रेड कर रहे थे तो उन्होंने रिलीजन के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, जिसका जापानीज़ ने भरपूर प्रयोग किया, और वो था गन पाउडर यानी बारूद। इस गन पाउडर और बारूद ने जापान के इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को कॉन्सोलिडेट करने में हेल्प की। वहाँ पर जो शोगुन था, यानी जो एग्जीक्यूटिव हेड था उस समय, राजा के जस्ट नीचे काम करने वाला, उसने अपने सारे फ्यूडल्स को, अपने सारे सबॉर्डिनेट लोगों को एक तरीके से वॉर में डिफीट किया और एक यूनिफिकेशन के प्रोसेस को शुरू किया। यूनिफिकेशन के साथ साथ सबसे बेहतर काम हुआ तोकुगावा फैमिली या तोकुगावा शोगुन्स के ज़माने में, जब जापान ने एक नई पॉलिसी इजाद की, जिस पॉलिसी का नाम था सोकाकू पॉलिसी। इस सोकोकू पॉलिसी में या सोकाकू पॉलिसी में यह कहा गया कि जापान इज एक्चुअली क्लोज नाउ फॉर ऑल द फॉरेन पावर्स। जापान के दरवाजे, जापान की जो मार्केट है उसके दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए गए, और जापान आइसोलेशन में चला गया। यानी कह दें आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी ये सुकोकू, जिसके थ्रू ये था कि भाई हम जिसको अलाउ करेंगे लिमिटेड लेवल पर आप ट्रेड करो, अदरवाइज हम जिसको अलाउ नहीं कर रहे हैं वो जापान के कॉस्ट के आसपास भी ना दिखे, जापान के समुद्री तटों के आसपास भी ना दिखे, अदरवाइज वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। चाइना के शिप और हॉलैंड और नीदरलैंड के शिप्स को अलाउ किया गया, क्योंकि इनके साथ ट्रेड रिलेशंस थे जापान के अच्छे खासे। लेकिन बाकी शिप्स जब भी वहां से निकलते थे तो उन पर जापानीज फोर्सेस जो होती थी वो हमला कर देती थी, क्योंकि इस समय जापानीज मिलिट्री भी अच्छी खासी पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन जापान एक ऐसे स्ट्रैटेजिक रूट पर, वर्ल्ड मैप के एक ऐसे स्ट्रैटेजिक रूट पर था जहां दुनिया के देशों को इसकी जरूरत भी थी। ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका, ये तीन ऐसे देश थे जिन्होंने चैलेंज किया जापान की इस
आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को, या मैं कहूँ एक्ट ऑफ सेक्लूजन को, जो वहाँ पे सेक्लूजन यानी अलग थलग रहने का कानून बना था, या मैं कहूँ सुकोकू पॉलिसी थी जो जापान की, इसको चैलेंज किया। 1854 में अमेरिकन ईस्ट इंडिया कंपनी, या मैं कहूँ यूएस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका जो नेवल शिप था वो जापान में एंटर हुआ, या मैं कहूँ जापान के कोस्ट पर एंकर हुआ। और उसका जो कमोडोर था मैथ्यू पेरी, उसने जापान को एक खुली वार्निंग दी, या तो ट्रेड करो या वॉर करो। जापान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था, एक ऐसे दुविधा में था कि अब क्या करें। जापान ने अपने दरवाजे ट्रेड के लिए खोले, ट्रीटी साइन की, जापान यूएस फ्रेंडशिप ट्रीटी करके ट्रीटी साइन की गई। लेकिन जापान अवेयर था कि ये एक थ्रेट भी है, ये एक ऐसा थ्रेट है जो हमारे पूरे सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके साथ साथ, इस ट्रीटी के साथ साथ जापान में बड़े लेवल पर चेंजेस हुए। वहाँ पर एम्परर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हुआ, जिसे हम मेजी रिस्टोरेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ जापान में बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन की एक्टिविटीज़ चलने लग गई। जापान के लोग जो ट्रेडिशनल अटायर, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे, उन्होंने मॉडर्न जो वेस्टर्न यूनिफॉर्म है वो पहननी शुरू कर दी। इवन जो किंग था, जो एम्परर था जापान का, उसने भी अपने आप को एक मिलिट्री, वेस्टर्न मिलिट्री यूनिफॉर्म में सजाया। और इस तरीके से करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, सोशल सिस्टम की बात करें, वो सारा का सारा सिस्टम वेस्टर्न आउटलुक में ढलने लग गया। और इस वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट इतने बड़े लेवल पर हुआ कि जापान, जो कि एक कॉलोनी बनने के डर की तरफ था, वो दूसरे देशों को कॉलोनाइज करने लग जाएगा। जापान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इतना पावरफुल किया, जापान में नेशनलिज्म इतने अग्रेसिव लेवल पर हुआ कि जापान ने चाइना, रशिया और कोरिया जैसे देशों को डिफीट किया। चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया, मंचूरिया वाला इलाका। रशिया को 1905 में डिफीट किया, आपने सुना ही होगा। 1910 में कोरिया का पूरा इलाका हथिया लिया। ताइवान को सब्जुगेट कर लिया, ताइवान को पूरी तरीके से अपनी कॉलोनी के तौर पर डेवलप किया। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे, यानी मैं कहूँ कि थोड़ा सा लक फैक्टर और थोड़ा सा लक फैक्टर और खूब सारा मिलिट्री स्ट्रेंथ और विजन जापान का, जिसने जापान को कॉलोनाइज होने से बचाया और उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ड्रेन होने से बचाया। यही सारी चीज़ें शायद अगर भारत देश कर पाता, शायद भारत देश में पॉलिटिकल सिस्टम इतना डिसइंटीग्रेट ना होता, यूनाइटेड होता, तो शायद हम भी, शायद हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे किंग्स होते, एम्परर्स होते, जो उस विजन को समझ सकते, जो ब्रिटिशर्स के ग्रीडी नेचर को समझ सकते, एक्चुअल उनका इंटेंशन समझ पाते और यूनाइट रहते, तो शायद हम भी ब्रिटिशर्स के द्वारा सब्जुगेट नहीं किए जाते और हम भी आज़ाद रहते। तो जापान का रीज़न आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।